क्या कभी सोचा है कि इंसान के सबसे गहरे, सबसे काले राज कहाँ दबे होते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और खौफनाक सफर में उतरते हैं। क्या मरे हुए लोग सच में जिंदा लोगों से बात कर सकते हैं? ये सवाल ना सदियों से हमें डराता भी है और अपनी तरफ खींचता भी है। आज की हमारी कहानी की नींव ही इसी खौफनाक सवाल पर टिकी है। एक ऐसा सवाल जो मेन कैरेक्टर को एक ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। कहानी शुरू होती है एक बेहद उदास माहौल से। सर्द हवाएं चल रही हैं और शहर के रईस मिस्टर डेविड अपने जवान बेटे रॉनी के अंतिम संस्कार में गमगीन खड़े हैं। एक भयानक एक्सीडेंट में रॉनी की जान चली गई है। हर कोई प्रार्थना में डूबा है, लेकिन तभी रॉनी का कॉलेज मेट पीटर कुछ बहुत ही अजीब करता है। वो लोगों की नजरों से बचकर कब्रों के बीच पड़ा एक रहस्यमयी ओइजा बोर्ड चुपके से अपनी जेब में रख लेता है। अब जरा सोचिए, मातम के वक्त ऐसा करना किसी भयानक अनहोनी का सीधा सीधा इशारा नहीं तो और क्या है। अब यहाँ देखिए कि पीटर का अगला कदम क्या होता है। रात के 10 बज चुके हैं, पेरेंट्स घर पे नहीं हैं और पीटर अपने छोटे डरे हुए भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करके ये आत्माओं वाला गेम खेलने के लिए राजी कर लेता है। कमरे की सारी बत्तियां गुल कर दी जाती हैं, सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी है और दोनों भाई ओइजा बोर्ड के पॉइंटर पर अपनी उंगलियां रख देते हैं। और ठीक 11 बजे बिना किसी के हिलाए वो पॉइंटर अपने आप बोर्ड पर सरकने लगता है। एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय, प्लीज कम। मतलब अगर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ से गुजर रही है तो कृपया आएं। दोनों भाई बस कांपती हुई आवाज में यही दोहरा रहे हैं। अक्सर हम इंसानों को लगता है ना कि हम अनजान पारलौकिक शक्तियों को एक खेल की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसी नासमझी की एक परफेक्ट मिसाल है, क्योंकि सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। लेकिन जो शक्ति उस कमरे में आई है ना, वो कोई आम आत्मा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही पीटर एक्साइटमेंट में पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तो पॉइंटर बहुत ही धीरे धीरे अक्षरों की तरफ बढ़ता है। REVENGE, रिवेंज यानी बदला। और तभी ये एकदम साफ हो जाता है कि ये उसी रोनी की आत्मा है जिसे सुबह दफनाया गया था और उसका टारगेट कोई और नहीं, खुद पीटर है। और फिर जो होता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। रोनी की भयानक आत्मा ठीक उनके सामने खड़ी हो जाती है। सिर पर गहरी चोट, लगातार बहता हुआ खून, आंखों की जगह सिर्फ खोखले गड्ढे और पूरे शरीर पर कब्रिस्तान की ताजा मिट्टी। इस विभत्स नजारे को देखकर पीटर की एक जोरदार चीख निकल जाती है और वो अचानक अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ जाग जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डरावना सपना था? यहीं पर हकीकत और सपने के बीच की लकीर एकदम धुंधली पड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि ये खौफ आगे कैसे बढ़ता है। पीटर बिस्तर से उठता है, खुद को तसल्ली देता है कि चलो ये तो बस एक सपना था। लेकिन जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलता है, ओइजा बोर्ड बिल्कुल वैसे ही वहां रखा है जैसे वो उसे कब्रिस्तान से लाया था। तभी अचानक पूरे घर की पावर कट हो जाती है। खूब अंधेरा और शहर के बीचों बीच बने उस घर में न जाने कहां से एक चमगादड़ उड़ने लगता है। ये सारी चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि पीटर कोई सपना नहीं देख रहा, बल्कि एक जिंदा जागता खौफ उसका पीछा कर रहा है। इस अफरा तफरी में पीटर मोबाइल की हल्की सी फ्लैशलाइट जलाकर अपने छोटे भाई को ढूंढने बगीचे में जाता है। अंधेरे में उसे एक कुर्सी पर कोई बैठा दिखता है। वो राहत की सांस लेता है कि चलो भाई मिल गया, और उसके कंधे पर हाथ रखता है। लेकिन तभी उसका असली भाई पीछे से आकर आवाज लगाता है। अब जरा सोचिए पीटर की क्या हालत हुई होगी। कुर्सी पर बैठा साया मुड़ता है और वो रोनी की मुस्कुराती हुई खौफनाक आत्मा है। पीटर का दिमाग अब सच में काम करना बंद कर देता है। अब यहाँ हमें एक पल रुककर सोचना होगा, आखिर रोनी की आत्मा खास तौर पर पीटर के ही पीछे क्यों पड़ी है? पीटर ने ऐसा क्या कर दिया था कि एक आत्मा अपनी शांति छोड़कर सिर्फ बदला लेने आ गई? और यहीं से यह कहानी एक टिपिकल भूतिया किस्से से हटकर एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर का रूप ले लेती है। लगातार बढ़ते इस खौफ ने पीटर को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। कहते हैं ना, जब इंसान पर अपराध बोध या गिल्ट हावी होता है तो उसके सबसे गहरे राज बाहर आ ही जाते हैं। अगली सुबह वो बदहवास हालत में सीधे चर्च पहुंचता है। फादर के पास कन्फेशन बॉक्स में जाकर वो एक ऐसा सच कबूल करता है जो अब तक किसी को नहीं पता था। और यकीन मानिए, ये कबूलनामा पूरी कहानी को पलट कर रख देता है।
और ये सच पीटर की असली और खौफनाक सच्चाई सामने लाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रोनी ने पीटर को कॉलेज के एग्जाम पेपर लीक करते और बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। रोनी ने उसे चेतावनी दी। इसके बाद पीटर ने क्या किया? उसने अपनी बाइक से रोनी का पीछा किया, अपने गुर्गे को फोन लगाया और एक ट्रक के जरिए रोनी को जोरदार टक्कर मरवा दी। बात सिर्फ एक्सीडेंट तक नहीं रुकी। जमीन पर तड़पते रोनी के ऊपर से पीटर ने खुद अपनी बाइक चढ़ा दी ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मतलब पीटर कोई मासूम शिकार नहीं है, वो एक बेरहम कातिल है। ये सब सुनकर फादर एकदम सन्न रह जाते हैं। वो पीटर से बहुत ही भारी और साफ शब्दों में कहते हैं, तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि रोनी को तो भूल जाओ, ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और ये चेतावनी इस बात पर मोहर लगा देती है कि हमारे कुछ कर्म इतने भयानक होते हैं कि उनका आध्यात्मिक बोझ इंसान को उठाना ही पड़ता है, उनसे कोई भाग नहीं सकता। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। जब पीटर चर्च से बाहर आता है तो उसे सामने रोनी की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन इस बार कोई गुस्सा नहीं, आत्मा एकदम शांत है। ऐसा लगता है जैसे रोनी ने उसे माफ कर दिया है और अपनी शांति पा ली है। पीटर को भी लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया। लेकिन तभी ब्रह्मांड का इंसाफ होता है। एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से आता है और पीटर को कुचल कर निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पीटर ने रोनी को मारा था। इसे कहते हैं एकदम क्रूर लेकिन काव्यात्मक न्याय। रोनी ने भले ही अपने कातिल को माफ कर दिया, लेकिन कुदरत ने अपना हिसाब बराबर कर ही लिया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। भले ही जिसका नुकसान हुआ है वो आपको माफ कर दे, लेकिन क्या कभी भी अपने कर्मों के फल से पूरी तरह बचा जा सकता है? क्या कर्म का ये चक्र सच में कभी रुकता है? इस बारे में जरूर सोचिए।